नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एग्रोनॉमी के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर लेकर आए हैं। सारे ऑब्जेक्टिव इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं और ये बहुत ही आजकल इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है और पूरा एक बड़ी रिसर्च इस पर हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट एज अ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। तो नाइट्रिफिकेशन को रोकने का काम कौन करता है? कॉटन केक, नीम केक, ग्राउंडनट केक या कैस्टर केक। तो जो नीम केक होता है वो हमारा नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करता है। ये हमारा बायोफंजीसाइड है, लेकिन इससे क्या होता है कि नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीडेटर क्राइसोपर्ला इज यूज टू कंट्रोल। जो प्रीडेटर होता है क्राइसोपर्ला, वो किसके कंट्रोल के लिए यूज होता है? वाइट ग्रब, वाइट फ्लाई, एफिड या ऑल। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा एफिड। क्या है? एफिड कंट्रोल के लिए प्रीडेटर क्राइसोपर्ला का यूज करते हैं। अगला है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड इज अ गुड ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप का मतलब आप समझते ही हैं कि जो मेन क्रॉप को बचाती है और जो इंसेक्ट होता है उसको खुद पे लग जाता है, ट्रैप क्रॉप पे लग जाता है और जो मेन क्रॉप होती है उस पर इंसेक्ट लगने से बच जाता है इस क्रॉप की वजह से। तो ये जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है वो हमारा अमेरिकन बाउलवर्म के लिए, कॉटन में जो अमेरिकन बाउलवर्म होता है हेलिकोअर्पा, उसके लिए ट्रैप क्रॉप का काम करती है। इसके लिए हेलिकोअर्पा के लिए। अगला है, बायो एजेंट विच इज़ यूज टू कंट्रोल सकिंग पेस्ट। जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनके लिए कौन सा बायो कंट्रोल है, बायो एजेंट है जो उनको कंट्रोल करता है? बैसिलस thuringiensis, पीवी, बावेरिया बैसियाना या ऑल। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बावेरिया बैसियाना। बावेरिया बैसियाना जो है हमारा वो सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासिटवाइड यूज टू कंट्रोल शूट बोरर इन शुगर केन। शुगर केन में जो तना बेधक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा पैरासिटवाइड यूज होता है? ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, बैसिलस thuringiensis या नॉन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस हमारा शुगर केन में सूट बोरर के कंट्रोल के लिए यूज होता है। अगला है, इंडिया रिप्रेजेंट्स ओनली % एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग आउट ऑफ टोटल कल्टीवेटेड एरिया। तो इंडिया के जितने भाग में खेती होती है या जितना भी एरिया कल्टीवेटेड है उसका कितना प्रतिशत है जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आता है? तो वो है हमारा 0.03%। केवल और केवल 0.03% हमारा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीनिया फोएटिडा इज़ द टाइप ऑफ अर्थवर्म। तो इसीनिया फोएटिडा जो है वो हमारा केचुए की एक प्रजाति है जिसका यूज हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन प्रजाति है ये। तो ये कैसी हमारी प्रजाति? इंडोजेनिक, एपिजेनिक, जियोफेगस या ऑल। तो ये वैरायटी जो है हमारी एपिजेनिक है। कैसी है? एपिजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीटा एंड डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड एज। जो चिड़ियों का एक्सक्रीटा होता है या मरने के बाद जो उनका शेष भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बर्ड गुआनो, एनिमल गुआनो, बर्ड एक्सक्रीटा या ब्लड मील। तो वो हमारा कहलाता है बर्ड गुआनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द मैकेनिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल का जो मैकेनिकल मेथड कौन सा है? कवर क्रॉप, होइंग, मल्चिंग या ऑल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होइंग जो हो करते हैं वो एक हमारा मशीन है तो इसलिए मैकेनिकल मेथड क्या होगा हमारा? होइंग। अगर कवर क्रॉप और मल्चिंग की बात करें तो ये एक प्रकार से क्या है? ये कल्चरल कंट्रोल है, कल्चरल प्रैक्टिस के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ये हमारा कल्चरल कंट्रोल है। और होइंग में हो का यूज करते हैं जो एक मशीनरी इक्विपमेंट है, तो वो हमारा मैकेनिकल मेथड कहलाएगा। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ इकोसर्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इकोलॉजिकल सर्टिफिकेशन, इकोनॉमिकल सर्टिफिकेशन, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन या यूरोपियन सर्टिफिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा इकोलॉजिकल सर्टिफिकेशन। अगला है, माइक्रो हर्बिसाइड इज यूज टू कंट्रोल वेलवेट लीफ वीड। कौन सा माइक्रो हर्बिसाइड है? माइक्रो हर्बिसाइड जिसे हम कहते हैं फंगल हर्बिसाइड। ये एक फंगस होता है जो इसको कंट्रोल करता है, वीड्स को कंट्रोल करता है। तो कौन सा है माइक्रो हर्बिसाइड जो वेलवेट लीफ वीड को कंट्रोल करता है? वो है हमारा वेल्गो। इसी वेलवेट लीफ वीड्स के नाम से इसका नाम भी पड़ा है वेल्गो।
तो माइक्रो हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? एक प्रकार से फंगस की स्पीसीज होती हैं जो हमारे किसको कंट्रोल करते हैं? एक स्पेसिफिक हमारे वीट को कंट्रोल करते हैं। कोलाइगो भी हमारा एक माइक्रो हर्बिसाइड है और डिवाइन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज टू कंट्रोल वोलाटिलाइजेशन लॉस ऑफ नाइट्रोजन। तो जो वोलाटिलाइजेशन लॉस होता है नाइट्रोजन का, जो एरियल जिसे हम कहते हैं लॉस कहते हैं, या इवेपोरेट हो जाती है जो हमारी नाइट्रोजन, उसका कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं? बोरॉन, थीरम, जिप्सम या पोटेशियम। तो वो है हमारा जिप्सम। जिप्सम क्या करता है? वोलाटिलाइजेशन लॉस को हमारा कम करता है नाइट्रोजन के। अगला है द स्लज विच इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ टैंक कॉल्ड। तो स्लज और सीवेज दो चीज़ें होती हैं। जो सीवर होता है हमारा, तो उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा सीवेज कहलाता है, और जो हमारा ठोस होता है, सॉलिड पार्ट होता है, वो हमारा स्लज कहलाता है। अब इसमें भी पूछा गया है कि जो स्लज टैंक में सेटल डाउन हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? इनएक्टिव स्लज, ड्राई स्लज, एक्टिवेटेड स्लज या ग्रीन स्लज। तो वो जो स्लज हमारा सेटल डाउन हो जाता है बॉटम ऑफ टैंक में, वो हमारा एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिवेटेड स्लज। क्या ये एक प्रकार से मैन्योर्स है हमारी। नेक्स्ट है फिश मील इज यूज इन फॉर्म। जो फिश मील होती है, जो फिश मैन्योर का यूज होता है, वो किस फॉर्म में यूज करते हैं हम? लिक्विड, पाउडर, सॉलिड या नॉन। तो वो हमारा यूज होता है पाउडर के फॉर्म में। फिश मील जो होती हैं पाउडरी फॉर्म में यूज होती हैं, और पाउडरी फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अगला क्वेश्चन है लिक्विड फर्टिलाइजर कलेक्टेड आफ्टर द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू अ कॉलम ऑफ वर्म एक्टिवेशन। सॉरी, यहाँ वर्म है, वर्म एक्टिवेशन। तो जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट की प्रोसेस के बाद जब वो कंपोस्ट बन जाती है, लेकिन वहाँ पर जो थोड़ा बहुत रिमेन होता है, तो उसमें जब अगर पानी वगैरह डालते तो जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट उससे प्राप्त होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्मी कास्ट, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश या नॉन ऑफ दीज। वो हमारा कहलाता है वर्मी वॉश। एक प्रकार से धुला हुआ पार्ट, बाद में जो धुलने के बाद मिल जाता है पार्ट, वो हमारा वर्मी वॉश कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन फील्ड एंड इनकॉर्पोरेशन इन सेम फील्ड। तो पहले ग्रीन क्रॉप को उगाना और उसी फील्ड पे उसको दबा देना, वो क्या कहलाता है? इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग, एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग या ट्राई मैन्योरिंग। तो हमने आपको जेनेटिक्स में बताया कि इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है। जब एक ही जगह पर कोई चीज़ की जाती है वो हमारा इन सीटू की होता है, लेकिन एक्स सीटू क्या होता है कि पहले उसको दूसरी जगह पर तैयार करके फिर उसको दूसरी जगह ले जाना, वो हमारा एक्स सीटू होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्रीन मैन्योर को सेम फील्ड पर उगाते हैं और वहीं पर उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड होगा? ये होगा हमारा इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। अगला है J1-144 कैस्टर वैरायटी इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट। तो ये हमारी कैस्टर की वैरायटी है JI-144, और ये हमारी रेजिस्टेंट है कैप्सूल बोरर के लिए। किसके लिए? कैप्सूल बोरर के लिए। अगला है एलिमेंट यूज टू कंट्रोल पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट एंड लीफ ब्लाइट। तो कौन सा एलिमेंट है जो पाउडरी मिल्ड्यू को, रस्ट को या लीफ ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है या कंट्रोल करता है? सल्फ़र, मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम। तो सल्फ़र जो है हमारा, वो इन तीनों के कंट्रोल में यूज होता है, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट और लीफ ब्लाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड एज। मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अर्थवर्म, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्मी कंपोस्ट नहीं, ये हमारा कहलाएगा वर्मी कल्चर। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वर्म्स का या अर्थवर्म का, केचुए का, वो हमारा वर्मी कल्चर कहलाएगा। फिर वर्मी कल्चर के बाद जो हमारा रिमेन पार्ट होगा, जो बचेगा, जो बनेगा, वो हमारा कहलाएगा कंपोस्ट। वो जो वर्म्स हैं वो खाकर जो अपना एक्सक्रीटर निकालेंगे, वो हमारा वर्मी कंपोस्ट कहलाएगा। और जब वर्मी कंपोस्ट यूज होने के बाद वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत रिमेन पार्ट बचेगा, जिससे न्यूट्रिएंट थोड़ा उस ज़मीन को प्राप्त होगा, वो हमारा कहलाएगा वर्मी वॉश। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम रिले ऑन क्रॉप रेजिड्यू, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ग्रोथ रेगुलेटर या हर्बिसाइड। तो यहाँ आप सभी जानते हैं कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं हो सकता, ग्रोथ रेगुलेटर का भी नहीं हो सकता और हर्बिसाइड का भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्रॉप रेजिड्यू। जो हमारा क्रॉप की कटाई के बाद वहाँ पर जो रिमेन पार्ट बचता है वो हमारा क्रॉप रेजिड्यू कहलाता है। फिर उसको क्या करते हैं
कि नॉर्मली जला देते हैं, लेकिन उसको जलाना नहीं चाहिए, वो बहुत ही गलत होता है। जलाने से क्या होता है, वो पार्ट तो हमारा जल ही गया, साथ में जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बहुत सारे जल जाते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा मेथड है कि उस रिमेन पार्ट को या तो एक बार हम उसको कल्टीवेशन करके कल्टीवेटर के द्वारा उसको पलट दें और उस पर पानी लगा दें और उसको वहाँ पर डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दें। वो सबसे अच्छा मेथड है और उससे बहुत ही अच्छी हमें क्या मैन्योर की प्राप्ति होती है। तो वो क्रॉप रेजिड्यू का डिकम्पोजिशन बहुत ही अच्छा होता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। अगला है व्हाट इज़ द सर्टिफिकेशन मार्क ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो इंडिया में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका सर्टिफिकेशन मार्क क्या है, क्या मार्क हम उसको देते हैं। ऑर्गेनिक इंडिया, इंडिया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। तो इसका जो मार्क है वो है हमारा इंडिया ऑर्गेनिक। इंडिया ऑर्गेनिक का यूज करते हैं हम, जो भी हमारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा वहाँ पर लिखा होगा इंडिया ऑर्गेनिक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम फॉर कन्वर्जन ऑफ पेरेनियल ऑर्गेनिक क्रॉप। पेरेनियल ऑर्गेनिक क्रॉप के कन्वर्जन का टाइम कितना है, 5 ईयर, 7 ईयर, 3 ईयर या 18 ईयर। तो 3 ईयर टाइम लगता है पेरेनियल ऑर्गेनिक क्रॉप के कन्वर्जन में। नेक्स्ट है सोलर हीटिंग ऑफ सॉइल बाय कवरिंग वेट सॉइल विथ पॉलीथीन कवर। तो गीली मिट्टी को पॉलीथीन कवर से ढक देना, इस तरह हीटिंग देना क्या कहलाता है, सब सॉइलिंग, हीटिंग, सोलराइजेशन या सोलर ट्रीटमेंट। तो ये हमारा कहलाता है सोलराइजेशन। क्या करते हैं इसमें कि जब एक बार हल्की थोड़ी सिंचाई करके गर्मियों के सीज़न में जब अच्छी धूप होती है उसमें क्या करते हैं पॉलीथीन कवर डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो ज़मीन में ही रहती है और वो वापस नहीं जा पाती है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसमें जो भी हमारे किसी इंसेक्ट के या कोई वीट के बीज हैं, इंसेक्ट के कोई एग्स वगैरह हैं, पैरासाइट्स वगैरह हैं, उसमें जो भी इंसेक्ट वगैरह हैं वो क्या होता है हीट की वजह से वो उसमें मर जाते हैं। तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना सोलराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सोलराइजेशन। नेक्स्ट है अजेडिरेक्टिन इज़ द पेस्टिसाइड। तो ये हमारा नीम से प्राप्त होता है जो, वो अजेडिरेक्टिन कहलाता है और ये हमारा एक बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड है। कैसा पेस्टिसाइड है, बायोलॉजिकल। अगला है गैदरिंग ग्रीन बायोमास फ्रॉम नियर बाई प्लेस एंड अप्लाई इनटू फील्ड इज कॉल्ड एज ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, ग्रीन कंपोस्टिंग या ऑल। तो ये हमारा कहलाता है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। क्या करते हैं इसमें कि हमारे खेत के आसपास जो भी पेड़ होते हैं उनका जो भी हमारे रिमेन पार्ट गिरते हैं, पत्तियाँ गिरती हैं या बाकी चीज़ें जो भी गिरती हैं जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, तो आसपास से उसको कलेक्ट करते हैं और अपने फील्ड पे ले जाके उसको डाल देते हैं और उसको डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस हमारी कहलाती है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। वहीं ग्रीन मैन्योरिंग में क्या करते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग में अपने ही खेत में हम कोई क्रॉप उगाएंगे और फिर उसी में पलट देंगे। तो अगर ग्रीन मैन्योरिंग की इस तरह बात करें तो ये हमारा इन सीटू प्रोसेस है, और ग्रीन लीफ मैन्योरिंग की बात करें तो ये हमारा एक्स सीटू प्रोसेस है। क्योंकि क्या करते हैं इसमें अगल बगल से लेकर आते हैं हम ग्रीन पॉट को और फिर उसको अपने खेत में डालते हैं। अगला है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसे NPOP भी कहते हैं, NPOP। ये कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 2000, 2005, 1998 या 1995। तो NPOP का जो प्रोग्राम वो हमारा 2000 में स्टार्ट हुआ था। कब, सन 2000 में, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अगला है विच वाज द फर्स्ट लोकल सर्टिफिकेशन बॉडी ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 2000। सबसे पहले कौन सी सर्टिफिकेशन एजेंसी खुली थी, इंडोसर्ट, कोकोनट सर्टिफिकेशन एजेंसी, स्पाइस बोर्ड या टी बोर्ड। तो इसका आंसर है हमारा इंडोसर्ट, सबसे पहली एजेंसी है ये सर्टिफिकेशन की इंडिया में। अगला क्वेश्चन है द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट सिचुएटेड। ये कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया, US, जर्मनी या चाइना में। तो इसका आंसर है जो वो है हमारा जर्मनी। जो हेड ऑफिस है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का वो हमारा जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग इनिशियल ईयर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप इंक्रीजेज, रिमेन सेम, डिक्रीजेज या नो चेंज। तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो उसमें जो शुरुआत के साल होते हैं तो उसमें क्रॉप का क्या होता है, इंक्रीज होती है या सेम रहती है या डिक्रीज होती है या कोई चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर है हमारा डिक्रीजेज। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से अगर हमारा यहाँ का किसान इंडिया क्या करता है कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि शुरुआत के दिनों में उसे, शुरुआत के सालों में उसे हानि होती है और वो उस हानि को झेल नहीं पाता है। अगला है इनसर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड लेबलिंग इज।
जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड होते हैं उनमें लेबलिंग नेसेसरी होती है या अननेसेसरी होती है, इफ़ वांटेड या नॉट रिक्वायर। तो जो लेबलिंग होती है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड की वो हमारी नेसेसरी होती है। अगर आपका फूड ऑर्गेनिक है और उसको आपको बताना है कि हमारा ऑर्गेनिक फूड है, तो जब तक उसमें लेबलिंग नहीं होगी तब तक वो हमारा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम बिटवीन स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री। जब से हम ऑर्गेनिक मैनेजमेंट या ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं और सर जब तक उस क्रॉप का हमारा सर्टिफिकेशन नहीं हो जाता, क्योंकि पहले साल में हमारी फील्ड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड नहीं होती है, उसको 4 से 5 साल लगते हैं ऑर्गेनिक होने में। इसलिए जब तक उसका सर्टिफिकेशन नहीं हो जाता तो इस जो टाइम पीरियड को कहते हैं, गैप को कहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कन्वर्जन पीरियड, रेस्टिंग पीरियड, सर्टिफिकेशन पीरियड या रेस्टिंग पीरियड। तो इसका आंसर है हमारा कन्वर्जन पीरियड। जो हम परंपरागत तरीके से खेती करते चले आ रहे हैं और उसको जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उस जो बीच में जो भी गैप होगा वो हमारा कन्वर्जन पीरियड कहलाएगा। अगला, एज पर एविडेंस ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी बाई इंडिया। तो इंडिया में 19th सेंचुरी में हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हुई थी। ये किसने कहा था? ये कहा था अल्बर्ट हॉवर्ड ने, और इन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग का फादर भी कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। वहीं अगर फुकुओका की बात करें तो वो हमारे फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है तो फादर हमारे एल्बर्ट हॉवर्ड कहलाते हैं और फुकुओका नेचुरल फार्मिंग के फादर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू सॉल्युबलाइज फास्फोरस। जो हमारी फिक्स फास्फोरस होती है सॉइल में, उसको सॉल्युबलाइज जब तक नहीं होगी तब तक वो हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो कौन सा बैक्टीरिया जो उसको सॉल्युबलाइज कर सकता है? राइजोबियम, स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर या एजोला। तो इसका आंसर है वो हमारा स्यूडोमोनास स्ट्रियाटा, एक जो स्पीशीज होती है स्यूडोमोनास की, वो हमारा फास्फोरस को सॉल्युबलाइज कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है कॉमर्शियल हर्बिसाइड फर्स्ट अपीयर्ड इन यूएसए मार्केट इन अर्ली 1980s। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यही है कि सबसे पहले कॉमर्शियल हर्बिसाइड कहाँ यूज हुआ? तो वो यूज हुआ था हमारा यूएसए में 1980 में। और कौन सा था? तो वो था हमारा डिवाइन जो कॉमर्शियल हर्बिसाइड था वो सबसे पहले यूएसए में यूज हुआ था पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों ये आज का हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेशन था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।